Hello everyone. In this video we are going to discuss class 9th final examination of St. Kabir Public School which was held on 28th February 2022. Right. Up this question paper consists 14 questions divided into 3 sections A, B and C. Section A comprises of 6 questions of 2 marks each and internal choice has been provided in one question. And section B comprises of 4 questions of 3 marks each and internal choice has been provided in one question. And section C comprises of 4 questions of 4 marks each and internal choice has been provided in one question. It contains 2 case study based questions. Right? So let's start our discussion with section A. 2 markers. First question is, write the coefficient of y in the expansion of 5 minus y whole square. अब coefficient of y चाहिए. इसकी expansion में, इसकी expansion तो हमें लिखनी आती है. कैसे? जब a minus b whole square का फॉर्मूला ही आता है तो. राइट? तो देखें 5 minus y whole square किसके इक्वल होगा? That is a minus b whole square, a square that is 5 square minus 2ab that is 2 into 5 into y plus b square that is y square. Right? अब इसकी एक्सपेंशन बन गई 25 minus 10y plus y square. पर तुम्हें क्या चाहिए था? Coefficient of y. Right? तो coefficient of y लिख सकते हो अब. क्या आएगा? यस y के साथ क्या पड़े? -10. तो -10 इज आंसर. यस. बी पार्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 एट y इज इक्वल टू 0. अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए एट y इज इक्वल टू 0. देखें, से दिस पॉलिनोमियल इज f of y और पॉलिनोमियल इन y. This is y square minus 5y plus 6. अब हमें कब वैल्यू चाहिए? When y is 0. तो इसमें y की जगह क्या प्लेस कर दें? 0. तो 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6. तो ये तो 0 ही देगा. तो आंसर इज 6. सेकेंड पार्ट भी था. सेकेंड पार्ट में वो क्या कहते? When y is equal to -1 तब वैल्यू फाइंड करो. अब y की जगह क्या प्लेस करने हैं? -1 रखें. -1 square minus as it is then 5 into -1 plus 6. Now -1 square is 1 minus minus plus 5 plus 6. ये क्या बन जाएगा? 12. Right? This is the answer. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. Right? Yes. Move on to the next question. Question is ABCD is a parallelogram. उसने बोला ABCD पैरेललोग्राम है, बना लेते हैं. यस, ये मैंने बना लिया पैरेललोग्राम ABCD. राइट? देन AB इज प्रोड्यूस टू E. AB को प्रोड्यूस किया E तक सच दैट BE इज इक्वल टू AB. BE से दिस इज पॉइंट E. ये और ये क्या है? इक्वल. प्रूव दैट ED बाइसेक्ट्स BC. ED ज्वाइन कर दो D को E से. ये प्रूव दैट ED बाइसेक्ट्स BC मतलब ये जो पॉइंट है ये BC का क्या हो? मिड पॉइंट. ये शो करना था हमें. राइट? सो दिस इज पॉइंट P. अब लिखना कैसे है देखते हैं. सबसे पहले टू प्रूव P इज मिड पॉइंट ऑफ BC और BP इज इक्वल टू PC. यही शो करना है. अब दो लेंस की इक्वालिटी चाहिए. दो लेंस की इक्वालिटी कहां से आती है? कॉन्ग्रुएंस से. अगर तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो लेंस इक्वल हो जाएंगे. अब ट्राइंगल एक ये है एक ये है, कंसीडर कर लेते हैं.
in triangle BPC and triangle BPE and triangle CPD. देखें क्या क्या पता है हमें. एक चीज तो जो सबको दिखती है, से दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2. एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? इक्वल. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. रीजन? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये तो हमें पता ही है. अच्छा, अब और क्या पता है तुम्हें? ABCD इज ए पैरेललोग्राम. उसका यूज करो. अगर AB और CD ABCD पैरेललोग्राम है तो AB और CD क्या है? पैरेलल. ठीक है. अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल कंसीडर करूं, DE को, एक बात बताओ, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये तो इक्वल होंगे. से दिस इज 3, दिस इज 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. राइट. अब दो एंगल्स मिल गए. अब और क्या देखें? और क्या पता है हमें? देखें, उसने क्वेश्चन में बोला था BE इज इक्वल टू AB. BE ये लेंथ किसके इक्वल है? AB के. पर इसको ऐसे तो मैं यूज नहीं कर पा रही, मुझे तो ट्राइंगल्स में जाना है. अब ट्राइंगल्स में कैसे रिलेट करूं? बात बताओ, ABCD तो पैरेललोग्राम था, तो जो AB है वो CD के इक्वल है. AB और CD इक्वल है और AB और BE भी इक्वल है, तो BE और CD तो अपने आप इक्वल हुए. अब लिखना कैसे है? सिंस ABCD is a parallelogram, this implies AB is equal to CD. Reason? Opposite sides of parallelogram are equal. Right? And given था तुम्हें AB is equal to BE. तो यहाँ इन दोनों से say this is 1, this is 2, from 1 and 2 CD किसके इक्वल आ गया? BE के. क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की इक्वल थी. तो इसका यूज कर सकती हूँ मैं. अब BE, मेरे इस ट्राइंगल में BE है तो मैं इधर पहले BE लिखूंगी, इज इक्वल टू CD. Say this equation is 3 from 3. क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई? अब देखें कैसे. अब ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, ये साइड ली. बाय विच रूल? AAS रूल. बाय AAS रूल triangle BPE is congruent to triangle CPD. राइट. अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल. मुझे कहाँ जाना था? BP इक्वल टू PC पे. BP फर्स्ट सेकेंड, इधर फर्स्ट सेकेंड CP, वही तो है. BP इज इक्वल टू CP बाय CPCT. बाय CPCT. राइट. यही प्रूव करना था. यस. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है, in the given figure triangle ABC is equilateral. Find angle BDC and angle BEC. कहते हैं ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है. फाइंड कौन सा एंगल करना है? एंगल BDC एंड एंगल BEC. ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं. अब कैसे चलें? देखें, अब ये वाला एंगल कौन सी आर्क सबटेंड कर रही है? दिस वन, BEC. क्या ये कहीं और भी एंगल सबटेंड कर रही है? देख लो यहां पे. और ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स होंगे? इक्वल. क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. अगर किसी तरह से ये एंगल मिल गया तो क्वेश्चन हो गया. अच्छा, क्या ये एंगल पता है तुम्हें? ट्राइंगल ABC तो इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ये तो उसी का एंगल है, तो इसका मेजर तो तुम्हें पता था, दैट इज 60 डिग्री. अब अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी क्या है? 60 डिग्री. अब इस पे आना है एंगल BEC पे.
इस पे कैसे आए? यस, BECD कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता है तुम्हें? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, राइट? अब ये 60 है तो फिर ये तो पता ही है, दैट इज 120 डिग्री। पर क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव था, ऐसे करने से तो बात नहीं बनेगी, लिखना भी पड़ेगा। अब कैसे लिखें, राइट? अब हमने स्टार्ट कहां से किया था? एंगल BDC से। अब एंगल BDC किसके इक्वल है? एंगल BAC के। रीजन? angles in the same segment are equal. Right? ये पता है तुम्हें। And angle BAC is equal to 60 degree. Reason? Triangle ABC is equilateral. इसका रीजन ये है। अब BAC 60 है तो दिस इंप्लाइज एंगल BDC इज 60 डिग्री। ये तो हो गया। अब किस पे जाना है? एंगल BEC पे। उस पे कैसे गए थे? क्वाड्रिलेटरल BECD के थ्रू। तो अब लिखना पड़ेगा इन क्वाड्रिलेटरल BECD एंगल BEC प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मेंशन जरूर करना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। इसका रीजन क्या रहेगा तुम्हारा? सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, राइट? अब BDC तुमने निकाल लिया, दैट इज 60, राइट? तो एंगल BEC प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल BEC किसके इक्वल आएगा? 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। यस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब if its diagonal is square root 6 centimeter। क्या फाइंड करना है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, राइट? सपोज अगर क्यूब की साइड में ले लूं A, ठीक है? लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू A, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? दैट इज 4A स्क्वायर। उसके लिए तो A चाहिए ही होगा। अब उसने उसके लिए बोल दिया डायगोनल इज स्क्वायर रूट 6। क्या डायगोनल फाइंड करना आता है हमें क्यूब का? वो भी पता है हमें। क्या होता है डायगोनल ऑफ क्यूब? डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3A और उसकी लेंथ दे रखी है स्क्वायर रूट 6, तो स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू A। तो अब स्क्वायर रूट 6 को हम क्या लिख सकती हूँ मैं? स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3A। तो यहां से A क्या मिल जाएगा तुम्हें? स्क्वायर रूट 2। अब A की लेंथ मिल गई स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। अब जाना कहाँ है? लेटरल सरफेस एरिया पे। तो लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 4A स्क्वायर, 4 इंटू रूट 2 स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 जार 8। अब यूनिट्स भी लिखने हैं, सरफेस एरिया है स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट? यस। नेक्स्ट और पार्ट, वो कहते हैं द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। अब डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड दे रखी हैं तुम्हें और चाहिए क्या? उसका डायगोनल, ठीक है? अब लेंथ से मैं ले लूँ 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट है 2 सेंटीमीटर, राइट? अब लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगी? लेंथ ऑफ डायगोनल दैट इज स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही होती है। अब दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस H दैट इज 2 स्क्वायर।
तो ऐड कर लो, ये क्या बन जाएगा 45। अब 45 को क्या लिख सकते हैं 3√5 सेंटीमीटर। ये आ गई तुम्हारे पास लेंथ ऑफ द डायगोनल, राइट। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द गिवन टेबल shows the marks obtained by 50 students out of 100 in a history examination। अब टेबल में क्या दे रखे हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मीन 0 to 25 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 9 स्टूडेंट्स के, 25 to 50 में 8 स्टूडेंट्स के, 50 to 75 में 23 स्टूडेंट्स के, 75 to 100 में 10 स्टूडेंट्स के, राइट। अब वो कहते हैं a student is chosen at random, find the probability that he has obtained 75 or more marks। प्रोबेबिलिटी पे जाने हैं, राइट। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कोई भी इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, राइट, एंड न्यूमरेटर में number of trials in which event has occurred। यही होती है। अब देखें, अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, अ स्टूडेंट इज चोजन, स्टूडेंट चूज करना, कितने स्टूडेंट्स में से 50 स्टूडेंट्स में से, राइट। तो फर्स्ट भी ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं, ऐसे कितने में से ले सकते हैं 50 में से, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास क्या है 50, राइट। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज अकर्ड, इवेंट क्या था दैट द चोजन स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड 75 और मोर मार्क्स, 75 और मोर, ये कहाँ पे आएंगे, देखें ये रे 75 और मोर, क्यों, क्योंकि अब देखो कॉन्टिन्यूस है तो 75 इसी में ही काउंट होगा, राइट। तो 75 और मोर वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 10, तो इनमें से ही कोई होगा तो 10, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/5। यस, नेक्स्ट पार्ट इज इफ 50% आर पासिंग मार्क्स then find the probability of the students failing in their history examination। कहते हैं अगर पासिंग मार्क्स 50% हो, अब टोटल मार्क्स कितने थे 100 का 50% दैट इज 50 मार्क्स, मतलब 50 या 50 से अबव वाले ही स्टूडेंट्स पास हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेलिंग इन देयर हिस्ट्री एग्जामिनेशन। अब फेलिंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है, अब फेल कौन से होंगे फिर जिनके 50 से लेस है, अब 50 से लेस वाले देखें ये और ये, राइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50, राइट। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज अकर्ड, फेलिंग की प्रोबेबिलिटी कौन कौन से होंगे 0 to 25, 25 to 50 वाले, दिस एंड दिस इन दोनों का सम 9 + 8 17, तो 17/50, राइट। दिस इज योर आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्स कंटेन्स अ नंबर ऑफ ₹1, ₹2 and ₹5 coins as given below। ₹1 के कितने कॉइन्स हैं 10, ₹2 के 14 एंड ₹5 के उसके भी 14, ठीक है। वो कहते हैं इफ अ कॉइन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द पर्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज नॉट अ ₹1 कॉइन, राइट। वो कहते हैं 1 कॉइन इज टेकन आउट रैंडम, देखते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी होगी क्या इवेंट ई की, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखनी है। अच्छा, इन 10 में से भी कोई कॉइन उठाया जा सकता है, 14 में से भी, इन 14 में भी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो होंगे वही तो होगी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है 38,
राइट। अब प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? नोट रुपी वन कॉइन। अब 1 रुपी नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या हो सकते हैं? 2 रुपी कॉइन हो सकता है, 5 रुपीज कॉइन हो सकते हैं। अब कितने हैं? 14, ये भी 14। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगी हमारे पास? दैट इज 28। तो ये आ जाएगा 14/19। इनफैक्ट तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी होगी क्या? दैट इज डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड न्यूमिनेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, अब ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पे चले। क्या कहते हैं? द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन कॉइन इज अ ₹3 कॉइन। एक बात बताओ, पर्स में कॉइन्स कौन से हैं? ₹1, ₹2, ₹5। अब जब ₹3 कॉइन है ही नहीं पर्स में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹3 कॉइन इज 0। वैसे भी ₹3 का कॉइन देखा है कभी तुमने हमारे इंडिया में? यस। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द सेक्शन बी, 3 मार्कर्स, राइट। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b so that x plus 1 and x minus 1 are factors of this polynomial, right? अब a और b चाहिए हमें, और बताए क्या है? फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब a और b कैसे फाइंड करें? देखते हैं। Say this polynomial is f of x, polynomial in x, that is x raised to the power 4 plus ax cube plus 2x square minus 3x plus b, right? वो कहते हैं x plus 1 इसका फैक्टर है। अच्छा, गिवन लिखना कैसे है? x plus 1 is factor of f of x। तो एक चीज तो मुझे पता है, बोलो क्या? -1 is a zero of the polynomial f of x. This implies -1 is 0 of f of x. ये पता था मुझे, इसका यूज कैसे करूं? अब -1 0 है, इसका मतलब जब पॉलिनोमियल में x की जगह -1 रखूंगी तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0। तो दिस मीन्स f of -1 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन तुम्हें पता है, ठीक है? लगा देते हैं f of -1। अब x की जगह क्या रखना है? -1, तो -1 रेज टू द पावर 4 प्लस a इंटू एक्स की जगह रखा -1 क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स की जगह रखा -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस b। किसके इक्वल है? 0 के, राइट। अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -1 रेज टू द पावर 4, माइनस की पावर इवन पॉजिटिव 1, -1 क्यूब माइनस की पावर और नेगेटिव -a प्लस 2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 प्लस b इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ -a प्लस b, ये ले लिया 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया? -a प्लस b इज इक्वल टू -6। एक कंडीशन मिल गई तुम्हें, राइट। अब उसने एक चीज और भी बोली थी, x -1 भी फैक्टर है, राइट। अब सेम लाइंस पे अगर x -1 फैक्टर है, x -1 is factor of f of x, this implies 1 is 0 of f of x। और इसका मतलब जब इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखूं? 1, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0। तो f of 1 is equal to 0। अब f of 1 कैसे फाइंड करें? पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखना है? 1, तो 1 रेज टू द पावर 4 प्लस a इंटू 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ 1 रेज टू द पावर 4, 1 प्लस 1 क्यूब 1 नहीं होता है, a प्लस 2 माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू 0।
नाउ 2 + 1 3, 3 - 3 0, तो बच क्या गया a + b = 0, राइट। एक कंडीशन ये मिल गई। मुझे तो a और b की वैल्यूज चाहिए। अब यहां से a और b की वैल्यूज कैसे मिलेंगी? देखें, यहां पड़ा है -a, यहां पड़ा है +a। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, a एलिमिनेट हो जाएगा तो b की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो एडिंग 1 and 2 कर दो। -a + b = -6, a + b = 0, ऐड किया, ये और ये कैंसल, 2b = -6, तो b क्या आ गया तुम्हारे पास -6/2 -3। अब b की वैल्यू इसमें रख दो, तो a + b की जगह रखा -3 = 0, तो a - 3 = 0, तो a = 3। ये मिल गई तुम्हें a और b की वैल्यूज। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तुम्हें करना क्या था? कैलकुलेशन ही ठीक करनी थी, और वैल्यूज भी देखो कितनी आसान सी डालनी थी, 1 और -1, मुश्किल तो था ही नहीं, राइट। अगर करेक्टली करते हो तो फुल 3 मार्क्स टू यू, राइट। यस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, if 2x + 3y is equal to 12 and xy is equal to 6, then find the value of 8x cube plus 27y cube। अब ये गिवन है, इसकी वैल्यू चाहिए। अब कैसे मिलेगी? देखें, क्या ये आपस में रिलेटेड है दोनों? यहाँ 2x, यहाँ 8x क्यूब, तो ये है क्या 2x होल क्यूब, प्लस यहाँ 3y, यहाँ 27y क्यूब, ये क्या है 3y होल क्यूब, है ना। अब ये टर्म्स कहाँ आएंगी? इसके होल क्यूब में, तो कर देते हैं। तो 2x + 3y होल क्यूब। अच्छा, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, दैट इज a³ + 3ab × a + b + b³ यूज कर लेती हूँ, राइट। a³ a क्या है यहाँ पे 2x, तो 2x³ + 3 × ab, a is 2x, b is 3y into a + b, a is 2x plus b is 3y plus b³ that is 3y whole cube। देखें, अब ये ओपन होके क्या देगा 8x³, ये ओपन होके 27y³। इन दोनों का सम तो हमें चाहिए। इसको देखें, 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18xy into 2x plus 3y, राइट। तो ये आया 2x plus 3y होल क्यूब। अब जो जो वैल्यूज पता है सब्स्टिट्यूट कर दो। 2x plus 3y पता था 12 है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें 12, अब पावर क्या है 3, 12 क्यूब। इन दोनों का सम तो चाहिए, इनको कंबाइन कर लिया, 8x³ plus 27y³ प्लस 18xy, इसकी वैल्यू भी पता थी 6 into 2x plus 3y that is 12, राइट। अब ये चाहिए, ये वाली टर्म्स इस साइड ले जाओ। अब 12³ कुछ बचे तो 12³ निकालने में गलती कर देंगे, तो बेटर ये रहता है कैलकुलेशन जितनी इजी करें। 12³ माइनस 18 into 6 into 12, ये ले आई इधर, तो 8x³ प्लस 27y³। अब इसमें भी 12 प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, 12 कॉमन लिया, बचा क्या 12² माइनस 18 into 6, 8x³ प्लस 27y³, राइट। अब 8x³ प्लस 27y³ इज इक्वल टू, देखें 12 into 12² that is 144 minus 18 into 6 that is 108, तो 12 into 144 minus 108 that is 36, तो ये क्या आ जाएगा 12 6 are 72, 7 कैरी, 12 3 are 36, 36 plus 7 43, तो इसकी वैल्यू आ गई 432, राइट। अब ये क्वेश्चन भी आसान ही था, सीधा सीधा आइडेंटिटी यूज करनी थी और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, सब कुछ तो बता ही रखा था, राइट। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD. AD is the diameter of the circle
whose center is O, prove that AB is equal to CD. अब प्रूफ क्या करना है? कॉड AB इक्वल्स टू कॉड CD. अब कैसे करें? पता क्या है? कॉड AB इज पैरेलल टू कॉड CD. ये पता है हमें. और क्या पता है? AD इज द डायामीटर. इसी का यूज कर सकते हैं हम. अब इसका यूज कैसे करें? डायामीटर का यूज कैसे करते हैं? बोलो. अब देखें, अगर मैं A को C से ज्वाइन कर दूं, ये मुझे पता है दिस एंगल इज 90 डिग्री. रीजन? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. राइट. अगर मैं D को B से ज्वाइन कर दूं, देन दिस एंगल इज 90 डिग्री विद द सेम रीजन. राइट. अब और क्या पता था? AB इज पैरेलल टू CD. उसका यूज भी कर सकते हो. कैसे? अगर मैं बोलूं ये दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, इनके बीच में ये AC ट्रांसवर्सल, देन दिस एंगल इज 90 डिग्री. रीजन? को इंटीरियर एंगल्स. अब क्वाड्रिलेटरल ABDC में देखना जरा, तीन तीन एंगल्स 90 हैं, तो फोर्थ वन क्या होगा? 90 डिग्री. राइट. तो ABCD कैसा क्वाड्रिलेटरल बन गया? रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल. तो फिर ABCD के इक्वल प्रूव हो जाएगा. अब देखें इसको लिखना कैसे है. राइट. अब हमने क्या किया? A को C से ज्वाइन किया, B को D से ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन की खुद. तो सबसे पहले लिखोगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A with C and B with D. राइट. ये लिख लिया. देन उसके बाद अब पता क्या चला तुमने? ये एंगल 90 डिग्री. तो एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन? AD इज डायमीटर, सो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. ये लिखना पड़ेगा. राइट. और क्या पता चला? एंगल ABD, दिस इज ऑल्सो 90 विद द सेम रीजन. राइट. देन उसके बाद क्या किया? AB पैरेलल टू CD, इसका यूज किया. इसको भी लिखते हैं. AB इज पैरेलल टू CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल ACD प्लस एंगल CAB is equal to 180 डिग्री. रीजन? को इंटीरियर एंगल्स. राइट. अब ACD ये तुम्हें पता था, दिस इज 90 प्लस एंगल CAB इज 180. तो एंगल CAB इज 180 माइनस 90 डिग्री. नेक्स्ट, अब इन क्वाड्रिलेटरल ABDC, three angles are 90. So angle BDC is also 90 using angle sum property of quadrilateral. Right. अब all angles क्या है? 90 डिग्री. तो angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D. Each 90. This means ABDC is a rectangle. अब rectangle में क्या होता है? Opposite sides are equal. This implies AB is equal to CD. यही प्रूव करना था. Hence proved. Right? अब एक तरीका तो ये था क्वेश्चन को करने का. अब एक और तरीका भी है, पर उसमें एक assumption करनी पड़ेगी. वो तरीका इसलिए क्योंकि उसने बोला था PQ ज्वाइन किया. ठीक है. अब PQ को क्या कर रखे है? ज्वाइन. अब इसका भी यूज करना पड़ेगा. ठीक है. अगर मैं सोचूं कि मुझे इसका यूज करना है, तो मैं एक assumption के अंडर करूंगी कि ये मान के चलूंगी दिस एंगल इज 90. राइट. ये assumption के अंडर ट्राइंगल AOP, ट्राइंगल ODQ, ये दोनों कैसी ट्राइंगल्स हैं? कॉन्ग्रुएंट. ठीक है.
राइट, ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOQ। ये प्रूव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दो पैरेलल हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल, ये कौन से एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ ये एंगल भी 90 है तो क्वेश्चन डन। अब कॉन्ग्रुएंट थी तो यहाँ से AP तो QD के इक्वल मिल गया। अगर ये एंगल 90 है, अब हमें क्या पता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड, तो फिर AP QD के इक्वल है तो पूरा AB CD के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके हाफ से इक्वल है। ये क्या है? हाफ ऑफ AB। ये क्या है? हाफ ऑफ QD और CD। ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, राइट? तो AB इक्वल्स टू CD, उससे भी आ जाएगा। पर वहाँ हमने एजम्पशन करी दिस एंगल इज 90, राइट? अगर बिना एजम्पशन किए करना है तो ये मेथड है, राइट? यस, नेक्स्ट और पार्ट क्या कहते हैं? AB is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। कहते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। बना लेते हैं, ये बनाया मैंने, this is A, this is B, this is C, such that AB is equal to AC। कहते हैं a circle passing through B and C intersects AB and AC at D and E respectively। एक सर्कल जो पॉइंट B और C से पास करे। ठीक है, अब देखें यहां से पास करता कोई सर्कल बनाना है, बना देते हैं। सपोज मैंने ये सर्कल बना दिया, ठीक है, से ये इंटरसेक्ट कर रहा है AB को D पे, इसको कर रहे हैं E पे। अब वो कहते हैं प्रूव करो BC एंड DE दे आर पैरेलल। BC और DE को पैरेलल करना है। अब कैसे करें देखते हैं, राइट? अगर मैं किसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इनका सम क्या कर दूं 180 डिग्री, तो पैरेलल हो जाएंगी लाइंस। अब वो कैसे करें? अब ध्यान से देखो, सर्कल जो है B, C, E और D चारों से पास कर रहे हैं, तो B, C, E, D कैसे क्वाड्रिलेटरल है? इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट? अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें कहाँ पता है 180? देखो ऑपोजिट एंगल्स में, राइट? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, तो एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री इन दिस क्वाड्रिलेटरल, राइट? रीजन, opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary, right? ये पता है हमें। अब इसका यूज कैसे करें? और भी कुछ बोला था उसने, AB is equal to AC, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल B किसके इक्वल है? एंगल C के। Since triangle ABC is isosceles with AB equals to AC, this implies angle B is equal to angle C. Reason? Angles opposite to equal sides are equal. Opposite to equal sides are equal. ये भी पता था तुम्हें? अगर B और C इक्वल है तो मैं इन इक्वेशन 1 B की जगह C रख सकती हूँ, एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? फ्रॉम 1 और से इसको नाम दे दिया 2 and 2। क्या प्रूव हो गया? बिल्कुल। अब एंगल C प्लस एंगल E इज 180 डिग्री, राइट? तो फिर BC is parallel to DE. Reason? As sum of co-interior angles is 180 degree. यही प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया,
Right? Yes. Now move on to the next question. Question A. A conical tent is able to accommodate 11 persons. Each person must have 4 square meters of space on the ground and 20 cubic meters of air to breathe. Find the height of the tent. वो कहते हैं कॉनिकल टेंट है, बनाए? ऐसा सा होगा, ठीक है। से ये इसका रेडियस है r, तुम्हें नहीं पता, ये इसकी हाइट है से h। तुम्हें फाइंड क्या करनी है? हाइट ऑफ द टेंट, मतलब h की वैल्यू। वो क्या कहते हैं? कॉनिकल टेंट इज एबल टू अकोमोडेट 11 persons. ईच पर्सन मस्ट हैव 4 square meter ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड कौन सा है? ये वाला, ठीक है। ईच पर्सन नीड्स 4 square meters। अब 11 persons है तो कितने स्क्वायर मीटर्स चाहिए? 11 इंटू 4, 44 स्क्वायर मीटर। मतलब ये एरिया क्या होना चाहिए? 44 स्क्वायर मीटर। ये एरिया है क्या? बेस का एरिया। बेस कैसे है? सर्कुलर। तुम्हें क्या पता है? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 44, राइट? दैट इज स्पेस required for 11 persons on the ground is equal to the area of base of the cone. ठीक है, अब कितना स्पेस रिक्वायर्ड है? 11 इंटू 4, राइट? दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस ऑफ द कॉन। अब दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये कंडीशन तुम्हें गिवन है, राइट? उसके बाद वो क्या कहते हैं? 20 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर टू ब्रीथ। अब 20 क्यूबिक मीटर्स एयर, अब क्यूबिक मीटर्स की बात हो रही है, मतलब एयर कहाँ होगी? इस पूरे टेंट में ही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब वॉल्यूम, ठीक है। अब ईच पर्सन नीड्स 20 क्यूबिक मीटर्स। 11 पर्सन है तो 11 इंटू 20, 220 क्यूबिक मीटर्स होना चाहिए कम वॉल्यूम उसका, ठीक है, राइट? तो अमाउंट ऑफ एयर टू ब्रीथ फॉर 11 persons किसके इक्वल होगा फिर? वॉल्यूम ऑफ कॉन के, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ एयर दैट इज 11 इंटू 20, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कुछ बच्चे तो यहां से पहले आर निकालने बैठ जाएंगे, देखते ही नहीं, हमें तो पाई आर स्क्वायर चाहिए था, ठीक है। उसकी वैल्यू एज इट इज यहां पे रख देंगे, राइट? तो 11 इंटू 20 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, सीधा रखेंगे 11 इंटू 4 इंटू एच, राइट? अब देखें जरा, अब 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 4 5 are 20, राइट? और भी कुछ बचा, तो h क्या आ गया तुम्हारे पास? 15, राइट? तो हाइट ऑफ द कॉन इज 15 क्यूबिक मीटर। उसने क्यूबिक मीटर में बोला है तो 15 मीटर्स, राइट? अब मीटर्स में है तो मीटर, सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर्स। ध्यान से, इज दिस थिंग क्लियर? यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेक्शन सी कंटेन्स 4 मार्कर्स, राइट? ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब फर्स्ट पार्ट है, आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइजेशन करनी है। पहले वाला एक्सप्रेशन तो देखो जरा, कितना ही नाइस है। एक्स क्यूब प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 1/8, है ना? अच्छा, ये क्या है? एक्स का क्यूब तुम्हारे पास 1/8, ये भी किसी का क्यूब है, 1/2 का, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसी टर्म्स बन रही हैं। अगर मैं चेक कर लूं क्या 3a² और 3ab² वाली टर्म बन रही है तो आइडेंटिटी लगा सकती हूँ ना। हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है? देखो, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस
3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। अब ये दो टर्म्स बन रही थी, चेक करनी है ये वाली। देखें, प्लस 3 इंटू ए, अब हमारा ए क्या है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, a² x²। b इज 1/2। देखें क्या ये बनी, 3/2 x², यही थी, मतलब ये तो बन गई, राइट। अब नेक्स्ट देखें कौन सी चेक करनी है, 3ab², 3 इंटू ए इज x, b इज 1/2, तो 1/2 स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखें 1/2 स्क्वायर 1/4, 3/4x, ये भी बन गई। इसका मतलब ये क्या है, होल क्यूब, किसका, a प्लस b का। अब a क्या है तुम्हारा x, b क्या है तुम्हारा 1/2 x प्लस 1/2 होल क्यूब। ये मिल गई इसकी फैक्टराइजेशन। कितना ही आसान क्वेश्चन था, राइट। अब सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, वो कहते हैं फैक्टराइज 2x² प्लस 11x माइनस 21, राइट। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमें। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करें, कोई सूटेबल आइडेंटिटी तो नहीं दिख रही, राइट। पर मुझे किसकी फैक्टराइजेशन आती है, कैसे, याद करो, सोचो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। कैसी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, राइट। और क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, दो ऐसे नंबर सोचो जिनका सम क्या हो 11 और प्रोडक्ट क्या हो 2 इंटू माइनस 21, दैट इज माइनस 42, राइट। अब देखें कैसे करें। अब दो ऐसे नंबर्स जिनकी प्रोडक्ट माइनस 42 हो, सोचो 1 इंटू 42 नहीं होगा, 2 इंटू 21 वो भी नहीं होगा, 3 इंटू 14 ये बन जाएगा, और इनका डिफरेंस भी 11 है, तो 3 और 14 से काम चल जाएगा, रख लेती हूँ। अब माइनस चाहिए, अब माइनस कैसे आएगा, 3 रखा 14 रखा, अब सम क्या है पॉजिटिव, तो ग्रेटर नंबर तो पॉजिटिव रहने वाला है, तो माइनस किसके साथ 3 के साथ, तो 2x²। अब प्लस 11x की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, माइनस 3x प्लस 14x माइनस 21, राइट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इनमें से कॉमन x, तो 2x माइनस 3 प्लस इनमें से कॉमन 7, बचा क्या 2x माइनस 3, राइट। तो ये एक टर्म दोनों में कॉमन 2x माइनस 3 और साथ में क्या है x प्लस 7, ये आ गई इसकी फैक्टराइजेशन, राइट। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू दिस और पार्ट। क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। देखें क्या कहते हैं फर्स्ट पार्ट में, x² माइनस y² प्लस 2x प्लस 1, ये है, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करें, सबसे पहले तो हम कॉमन देखते हैं, कॉमन तो मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। अब क्या किया जाए, क्या ग्रुपिंग से फायदा हो रहा है, ग्रुपिंग से भी सीधा सीधा तो फायदा नहीं हो रहा, पर एक चीज दिख रही है, ऑब्जर्वेशन, ये टर्म और ये दोनों टर्म्स मिलके कोई आइडेंटिटी बना रही है, देख लो ध्यान से, तो रीअरेंजमेंट से फायदा हो रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, x² प्लस 2x प्लस 1 टर्म्स को रीअरेंज कर लेती हूँ, माइनस y², ठीक है। देखें क्या फायदा हुआ, ये क्या था x का स्क्वायर प्लस ये क्या है 1 का स्क्वायर। अब a² प्लस b² बन रहा है, क्या 2ab बन रहा है, 2 इंटू a इज x b इज 1, 2x ये बन गया, देखें माइनस y²। अब ये क्वांटिटी क्या है x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी माइनस y होल स्क्वायर। देखें a² माइनस b², दैट इज a प्लस b, x प्लस 1 माइनस प्लस y इंटू x प्लस 1 माइनस y, यही होता है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज लिख सकते हो, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पे तुमने क्या यूज किया, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू
ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या था? फैक्टराइज 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, बिल्कुल सेम। देखो ध्यान से, a यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ है, ठीक है। अच्छा 1 भी तो है, रीअरेंजमेंट से फायदा हो जाएगा, कर लो। इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 माइनस 4b स्क्वायर। अब देखें ये किसका स्क्वायर बना? 3a का। ये किसका स्क्वायर है? 1 का। माइनस 2 इंटू ए बी वाली टर्म। अब यहाँ पे ए बी पहले से इन्वॉल्व है, मैं एक्स वाई बोल दूंगी, ठीक है। एक्स वाई वाली टर्म 2 इंटू एक्स वाई, एक्स क्या है 3a, वाई क्या है 1, ठीक है, इंटू 1 प्लस दिस माइनस ये किसका स्क्वायर है? 2b होल स्क्वायर। चेक करना जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज x माइनस वाई होल स्क्वायर। 3a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर, राइट। देखें अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो 3a माइनस 1 प्लस 2b इंटू 3a माइनस 1 माइनस 2b। सेम क्वेश्चन पैरेलल। ध्यान से, इतना आसान भी आ जाता है पेपर कई बार, राइट। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which BC is 8 centimeter, BC is 8 centimeter, angle B is 30 degree and AB minus AC is 3.5 centimeter। अब देखें, जब भी कंस्ट्रक्शन करनी है माइंड में क्या आता है? सबसे पहले रफ स्केच बना के देख लो कैसे बनाएंगे। हमें BC पता है, BC बना लिया मैंने, सपोज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल B भी बनाना आता है, सपोज बना लिया मैंने 30 डिग्री। नेक्स्ट उसने बोला AB माइनस AC। अब AB माइनस AC लेंथ पता है मुझे, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मेजर करके AB माइनस AC कट कर लूंगी। से दिस इज पॉइंट D, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर AB माइनस AC। अब मेरे को ढूंढना क्या है? पॉइंट A, सर्च करनी है पॉइंट A की। पॉइंट A कहाँ पे होगा? एक बात बताओ, ये तो लेंथ जो है BD है क्या? AB माइनस AC, तो पॉइंट A क्या लाइन सेगमेंट BD पे होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? AB तो इससे बड़ा होने वाला है, ठीक है। अब AC क्या चाहिए? इससे बड़ा, तो पॉइंट A जो होगा वो D के इस साइड होगा कहीं, दिस वन, इधर कहीं, ठीक है। अब वो कैसे मिले मुझे नहीं पता, मतलब यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। अब वो कैसे ढूंढे? सपोज अगर मैंने ले लिया A यहाँ, ठीक है, तो ये A से लेके B तक क्या बन जाएगा तुम्हारा? AB, ठीक है। और BD लेंथ क्या थी? AB माइनस AC। तो फिर ये जो पार्ट बचा यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट AD, फिर ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये AC के इक्वल ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा AB, उसमें से तुम AC माइनस करके तो BD बना रहे हो, तो फिर माइनस क्या हो रहा है? AC। तो AD इक्वल्स टू AC होना चाहिए। तो ऐसा पॉइंट A कहाँ पे होगा? CD के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। क्यों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंसिस्ट ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द C एंड D, राइट। तो C को D से ज्वाइन करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे इसका, राइट। तो जहां पे वो इस एंगल को, इस सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड पॉइंट। अब A को C से ज्वाइन कर देंगे, राइट। ये तो था रफ स्केच। अब फाइनल कंस्ट्रक्शन करनी कैसे है देखें। सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC ऑफ 8 सेंटीमीटर बनाना आता है सबको। अब 30 डिग्री का एंगल बनाना है, 30 डिग्री का एंगल ये भी बनाना आता है। कैसे बनेगा? 60 को बाइसेक्ट करके। अब 60 को बाइसेक्ट करके एंगल बनाना है तो पहले 60 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे रखे टिप ऑफ द कंपास, आंख लगाई। अब विद द सेम रेडियस, टिप ऑफ कंपास यहाँ रखी, यहाँ पे आंख लगाई, ये बना तुम्हारा एंगल 60 डिग्री, राइट। अब इसको बाइसेक्ट भी करने हैं, 30 पे जाना है, तो टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ, हाफ से ज्यादा ओपन करी,
आर्क लगा दी इधर, देन टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ विद द सेम रेडियस, इधर आर्क लगा दी, तो ये बन गया तुम्हारा एंगल 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था तुम्हारा, ए बी माइनस ए सी कट करना। वो कहाँ से कट करना है, फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे रखी कंपास, टिप ऑफ द कंपास रखेंगे और कितना ओपन करने, 3.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ठीक है, तो आर्क लगा दी, सपोज यहाँ लगी। ठीक है, से दिस इज पॉइंट डी। अब पॉइंट ए कहाँ था, सी डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और कहाँ होने, ये जो तुम्हारा एंगल बने है, ये दिस रे से दिस इज, मैं इसको नाम दे देती हूँ बीपी, इस रे पे ही होने। ठीक है, अब जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको इंटरसेक्ट करेगा वो रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए डी को किया सी से ज्वाइन, देन टिप ऑफ कंपास यही रहा, हाफ से ज्यादा ओपन करी, आर्क लगा दी। ठीक है, इधर भी लगा दी। अब देन टिप ऑफ कंपास यही यहाँ, इधर आर्क लगाई, इधर आर्क लगाई। ठीक है, अब कर दें ज्वाइन, ये बना तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कर दो एक्सटेंड। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया तुम्हारे पास, दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट ए, राइट। अब ट्राइंगल तो ए बी सी चाहिए, ए को कर दो सी से ज्वाइन। नाउ ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है उसको थोड़ा सा डार्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी कंस्ट्रक्शन, राइट। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द केस स्टडी। देखें वो क्या कहते हैं, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क्या है, ABCD is a quadrilateral shaped village. The panchayat has decided to use the triangular area APD for girls education by constructing schools and colleges specially for girls as shown in the figure. ठीक है, अब यहाँ पे मेरी फिगर इसी पेज पे है, तो as shown in the figure, right? वो क्या कहते हैं, ABCD ये कैसा है, क्वाड्रिलेटरल शेप्ड विलेज। ठीक है, उसमें से ये वाला जो पार्ट है ट्राइंगुलर APD, ये किसके लिए, स्कूल और कॉलेजेस फॉर द गर्ल्स। ठीक है, आगे वो कहते हैं बट द मेंबर्स ऑफ पंचायत हैव सम क्वेरीज, आंसर द फॉलोइंग क्वेरीज। अब क्वेरीज के आंसर तो देने ही पड़ेंगे। देखें क्या कहते हैं, इफ एंगल PAD this angle is 30 degree and angle PDA this angle is 60 degree, then what is the measure of angle APD? इस एंगल का मेजर बताना है आपको। अब इस एंगल का मेजर कैसे बताएं, देखें क्या कहते हैं, इन ट्राइंगल APD, अब तुम्हें दो एंगल्स पता है, किसी ट्राइंगल में दो एंगल पता है तो थर्ड एंगल निकालना तो वेरी इजी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। लगा दो इन ट्राइंगल APD, एंगल APD प्लस एंगल DAP प्लस एंगल PDA इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। अब APD तो तुम्हें फाइंड ही करना है, इसको एज इट इज ही रख लो, प्लस DAP देखें उसका मेजर दे रखा था 30 डिग्री प्लस PDA दैट इज 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल APD इज इक्वल टू 180 माइनस 60 माइनस 30 दैट इज माइनस 90, तो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही फाइंड करना था, तो इसका आंसर क्या आएगा 90 डिग्री, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ AP इज पैरेलल टू BE, AP ये और ये पैरेलल है, ठीक है, देन व्हाट इज द सम ऑफ एंगल BAP दिस एंगल एंड ABE एंड दिस एंगल। बात बताओ, ये उसने बोल दी ये दो लाइंस पैरेलल, ये एंड ये, इनके बीच में ट्रांसवर्सल क्या है तुम्हारा AB, तो ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं, कोइंटीरियर एंगल्स,
और कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, और उसने सीधा सम ही पूछे है, तो आंसर क्या होगा 180 डिग्री। अब लिखना कैसे है, अब AP इज पैरेलल टू BE एंड AB इज ट्रांसवर्सल, so angle PAB plus angle ABE is equal to 180 degree. Reason co-interior angles. Right. अब यह क्वेश्चन था, कितना ही आसान था, right? Yes. Next, move on to the last question, which is again based on a case study. Case study क्या है? वो कहते हैं Read the following passage and answer the questions. देखें पैसेज क्या है। Ankita realized the need of food for birds on her terrace and decided to make a bird feeder. Right? She got a flexible plastic rectangular sheet of size 44 centimeter into 15 centimeter. She rolled it along its length and joined the two opposite ends using a tape for circular base of cylinder. Right? She found a square sheet of size 15 centimeter by 15 centimeter, and by cutting it into required circular shape, she prepared the bird feeder as shown in the figure. Right? ये है bird feeder. Right? वो कहते हैं उसने इस रेक्टेंगुलर प्लास्टिक शीट है, ये तुम्हारी क्या है प्लास्टिक शीट, जिसको उसने रोल करके बनाया है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर और ये स्क्वायर शीट, ठीक है, इससे उसने क्या लिया है उसका बेस, राइट। देन अब देखें क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास। क्वेश्चन है हाउ मच विल बी द एरिया of the square sheet left unused after removing the circular base of the cylinder from it। अब देखें अब सिलेंडर कहां से बने, अब बेस का एरिया तो तभी पता चलेगा ना जब पता तो चले सिलेंडर का बेस रेडियस क्या है तुम्हारे पास, ठीक है। अब सिलेंडर उसने बोला था she rolled it along its length and joined the two opposite ends using a tape for a circular base of the cylinder, right। किसके अलोंग रोल किया उसने, देखे जरा लेंथ के अलोंग रोल, मतलब ये है तुम्हारी लेंथ। अब ध्यान से, अब हम इस assumption के अंडर कर रहे हैं कि फर्स्ट वाली लेंथ है सेकेंड वाली विड्थ है, ठीक है। अब ये है तुम्हारी लेंथ, इसके अराउंड रोल कर दिया उसने। अब इसके अलोंग रोल किया है तो कैसे किया है, मतलब ये वाली चीज ऐसे, ये ऐसे फोल्ड हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे गया। एक बात बताओ, तो फिर हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या बनेगी, हाइट तो यही बनेगी, क्यों, क्योंकि ये ऐसे फोल्ड हो गया, राइट। तो तुम्हारे पास h क्या है, दैट इज 44 सेंटीमीटर। अच्छा, और फिर बेस जो बना उसका, बेस तो नहीं बोलूंगी, जो सर्कल बना उसके बेस पे, वो किससे बना, वो कौन सी लेंथ रोल हुई, ये वाली, दिस वन, ठीक है। मतलब जो विड्थ है वो क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, राइट। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इज 15 सेंटीमीटर। अब ये सब पता है तुम्हें, इसका यूज करना है। देखें अब h ही है, 2 पाई r तुम्हें 15 दे रखा है, तो करें h इज 44 सेंटीमीटर एंड 2 पाई r इज 15 सेंटीमीटर। देखें अब मुझे जाना था हाउ मच विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर शीट यूज लेफ्ट अनयूज्ड आफ्टर रिमूविंग द सर्कुलर बेस। पहले सर्कुलर बेस का एरिया चाहिए। अब अगर रेडियस r है तो सर्कुलर बेस का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर, तभी तो अनयूज निकालूंगी। तो उसके लिए तो रेडियस निकालना है, रेडियस निकाल लो। अब 2 इंटू पाई कुछ नहीं बोला, 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो रेडियस
क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 15 इंटू 7/2 इंटू 22। मैं अभी मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रही, बाद में देखेंगे जो कैंसिल होते हैं। अब ध्यान से, मैंने यहाँ पे ये लेंथ के अलॉन्ग रिवॉल्व किया तो हाइट ये रखी, ठीक है। अब ऐसा तुम्हारे कहाँ गिवन है, क्लास 8th की एनसीईआरटी में, क्लास 8th एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 190, राइट, एग्जाम्पल 10। क्या कहते हैं, जिसके अलॉन्ग रोल किया वो उसकी क्या है, हाइट, ठीक है। तो तुम चेक कर सकते हो अगर कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर, अब पाई दैट इज 22/7 आर स्क्वायर, आर मेरा ये है, 15 इंटू 7/2 इंटू 22, ये तो एक बार आर, देन आर इंटू आर, 15 इंटू 7/2 इंटू 22, राइट। एक 22 से 22 तो कैंसिल हो गया, 7 से 7 भी कैंसिल हो गया। अब ये बन गया 225 इंटू 7 और 22 4 आर 88, राइट। अब आगे जाके रिड्यूस तो होगा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म तो इसकी नहीं आएगी, तो अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा 17.89 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। पर ये तो आया विच इज यूज्ड फॉर द बेस, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, अनयूज्ड आफ्टर रिमूविंग द सर्कुलर बेस। अब निकाला कहां से है सर्कुलर बेस, देखें इस शीट से, ये कैसी है, स्क्वायर। अब जितना स्क्वायर का एरिया है, ठीक है, उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो वो आ जाएगा, राइट। तो एरिया लेफ्ट अनयूज्ड इज इक्वल टू, अब शीट की साइड दे रही थी 15 सेंटीमीटर, तो 15 स्क्वायर 225 माइनस 17.89, राइट। देखें अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अब डेसिमल में कईयों को कैलकुलेशन नहीं आती, 225.00 17.89, ये क्या बन जाएगा 11, ठीक है। यहाँ डेसिमल, अब यहाँ क्या बचा 4, ठीक है, तो ये आएगा 7, 14 माइनस 7 7, देन बचा 207.11 समथिंग, ठीक है। ये भी अप्रॉक्सीमेटली ही आएगा, राइट, यस। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सीड्स दैट कैन बी फिल्ड इन द सिलेंडर फॉर द बर्ड्स। अब क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सीड्स। अब वॉल्यूम ऑफ सीड्स कैसे निकाले, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही होगा, उतने ही सीड्स आ सकते हैं उसमें, ठीक है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई दैट इज 22/7 आर स्क्वायर। अभी तो आर फाइंड किया था, 15/2 इंटू 7/22, ये तो आर है, अगेन 15/2 इंटू 7/22 इंटू एच, एच देखें ये था 44, ठीक है। अब कैलकुलेशन करनी है, ये एक 22 से एक 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जार 44, ये भी कैंसिल, बचा क्या 15 इंटू 15 इंटू 7 ओवर 2। अब 15 स्क्वायर 15 इंटू 15 इंटू 2, 15 स्क्वायर दैट इज 225 इंटू 7/2। अब करें मल्टीप्लाई, 7 5 जार 35, 3 कैरी, देन 7 2 जार 14, 14 प्लस 3 दैट इज 17, 1 कैरी, देन 7 2 जार 14 प्लस 1 15 ओवर 2। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 787.5, राइट, दिस मच क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आया वॉल्यूम ऑफ द सीड्स। इज दिस थिंग क्लियर, right? And this is all about your paper. This completes the discussion, right? I hope you have enjoyed the paper. Okay, bye bye, see you next time.